सिंपल है, क्या रूल है? पांच छह स्टेप्स हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि निवेश करने से पहले हमें हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बहुत मेहनत से अपनी सैलरी से 5,000 रुपए महीना जमा करके म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं और भगवान ना करे मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, 1 लाख का बिल तो आप हॉस्पिटल में जाने के लग जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। स्टेप नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस किसका? जो घर में अर्निंग मेंबर है। कई बार मैं देखता हूं बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस ले ली जाती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है कि जो घर की अर्निंग मेंबर है, अगर उसे कुछ होता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति पे फर्क ना पड़े। ये पहला स्टेप। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे 2 लाख का बिल बन जाना है। तो सबसे पहले लाइफ, फिर हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं यहीं हम फंसते हैं, हम देखते हैं कि यूलिप ले लेते हैं, इसमें साथ में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। तो कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, नीट एंड क्लीन रखें, एकदम नीट एंड क्लीन। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इतना सस्ता है कि अगर कोई यंग है, 25 साल से कम का है, तो लगभग 10,000 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। वेरी गुड। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 500-600 रुपए महीने में ही आ जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2 डन। स्टेप 3 इसके बाद आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी, जैसे कोविड में जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनकी दुकानें बंद हो गई, किसी का जॉब चला गया, कभी हमारा कोई एक्सीडेंट भी होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, 2 महीने की लीव लेनी पड़ती है। तो 3-4 महीने का खर्चा घर का हमारा सेविंग्स अकाउंट में रहे। इसको इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड इसका नाम है। तो उसको रखिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आपको कोई ऐसी जगह से पैसा ना निकालना पड़े जहां पे एंट्री मुश्किल है या जहां पे आप रिटर्न्स को मिस आउट करेंगे। तो वो ऑटो स्वीप अकाउंट हो सकता है। सेविंग्स अकाउंट में आप ऑटो स्वीप एक्टिवेट करिए, जिससे क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप जब चाहो निकालो, एफडी का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, ये चीजें करके रखें। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। इसके बाद, और ये ना मुझे चौथा पॉइंट यंग लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि वो नहीं मानते हैं कि वो बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले हैं। जब आप 20-25 के हो तो आप 55-60 के होने वाले हो, ये आप सोचते नहीं हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर कोई चौथा स्टेप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करे, वो उस इंस्ट्रूमेंट से करे जिससे वो कंफर्टेबल है। वो एनपीएस हो सकता है, वो पीएफ हो सकता है, वो चाहे तो सिर्फ एफडी से करे, या टाइम है तो म्यूचुअल फंड से करे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे सबसे ज्यादा एनपीएस पसंद है, क्योंकि एनपीएस में क्या है कि आप चाह के भी पैसे निकाल नहीं सकते। पीएफ में आप 15 साल बाद निकाल लोगे, म्यूचुअल फंड में आपने टैक्स सेवर में लगाया तो 3 साल में निकाल लोगे, वो पैसे कभी जमा ही नहीं होते। एनपीएस में आप 60 साल के पहले पैसे निकाल ही नहीं सकते, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा। तो मेरा चौथा स्टेप हमेशा रहेगा कि मैं एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज करूं। वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर में क्या होता है कि वो आपके आज के खर्चे या आने वाले खर्चे इंक्लूड करता है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी ये इंक्लूड करता है, और आप रिटायरमेंट कितने साल बाद है ये इंक्लूड करके आपको बताता है कि आज जब आप रिटायर होंगे आपको कितने पैसे चाहिए और उसके लिए आपको आज से कितना निवेश करना है। गूगल में बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन आप कैलकुलेटर पे जाओगे तो बहुत आसान है। ठीक है। और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, ये चौथा स्टेप है। अब 6 स्टेप होते हैं, मैं 5वें स्टेप पे आ रहा हूं। वो गोल्स जो अगले 10 साल के अंदर हैं और आपको पता है कि आने ही वाले हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चों की कॉलेज की एडमिशन फीस, अभी बच्चा 8वीं में है तो आपको पता है 4 साल 5 साल बाद कॉलेज की फीस लगने ही वाली है, 10 साल बाद शादी होने ही वाली है। तो जो लगभग फिक्स्ड बड़े खर्चे हैं, इसके लिए प्लानिंग करने को हम बोलते हैं गोल प्लानिंग। तो इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि हम म्यूचुअल फंड्स और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इसका कॉम्बिनेशन रखें। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड से भी करें, लेकिन इसमें होता क्या है कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते। हम कितनी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लें, किसी की नेटवर्थ होगी 1 करोड़ की तो वो अपना 5% स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में डाल देंगे और कहेगा मैं इन्वेस्टेड हूं म्यूचुअल फंड में। मैं कहूंगा आप इन्वेस्टेड हो ही नहीं, आप सिर्फ नोशनली इन्वेस्टेड हो। जब तक आप अपनी कैपिटल का एक सब्सटैंशियल अमाउंट किसी एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हो, मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, आप गोल्ड खरीद लो, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड उसका दूसरा तरीका है। उससे कंफर्टेबल नहीं हो, आप रियल एस्टेट में कंफर्टेबल हो, आप रियल एस्टेट में डाल दो। मेरे हिसाब से तीनों एसेट क्लास लगभग एक जैसे हैं, किसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता रहा हूं नहीं शेयर ही करो, नहीं म्यूचुअल फंड ही करो। उस चक्कर में आप कैपिटल एलोकेट ना कर सको, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। पैसा डालना जरूरी है, गोल्ड में म्यूचुअल फंड से शायद 1-2% रिटर्न कम आ जाए, लेकिन डालना जरूरी है। तो गोल प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मेरा सजेस्टेड तरीका म्यूचुअल फंड होता है विद सम एलोकेशन टू सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहला हमारा टर्म इंश्योरेंस जी। दूसरा आपने बताया भाई मेरा हेल्थ में ठीक रखूं, प्रोटेक्टेड रखूं। बिल्कुल। तीसरा फिर उसके बाद आपने बताया कि अब मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चौथा आपने एनपीएस बता दिया हमारे को। जी। पांचवा आपने बताया कि कोई अगर आपका टाइम बेस्ड गोल है 5 से 10 साल वाला। 5 से 10 साल वाला। जी। छठा इसके बाद आता है अगर कोई, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं 2 स्टेप्स को, अगर कोई आपके फ्लेक्सिबल गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको यूएस हॉलिडे पे जाना है। अब ये फ्लेक्सिबल इसलिए है कि हॉलिडे जरूरी है, लेकिन अगर कॉर्पस थोड़ा कम हो गया, पैसे थोड़े कम जमा हुए, तो आप यूएस ना जाके थोड़ी उससे सस्ती जगह चले जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, इस पे आपके जीवन निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आपका प्लान है 5 BHK लेने का और कहीं प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप 3 BHK 4 BHK पे आ जाएंगे। अगेन लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं होगा ये। तो ऐसे गोल जिस पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो, और
जनरल वेल्थ क्रिएशन, जैसे हम सबको होता है कि यार मेरे गोल्स तो चल रहे हैं, लेकिन ना मैं ज़्यादा सिक्योर फील करूंगा अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फार्म हाउस हो या एक एक्स्ट्रा गाड़ी हो, एक एक्स्ट्रा फ्लैट हो। वेल्थ क्रिएशन जनरली अमीर होने के लिए, अगेन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो एक्स्ट्रा सेकंड घर आपको मिले ना मिले आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली है। इन चीज़ों के लिए आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ इन गोल्स के लिए। तो यहां अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा, मैं बहुत जनरली बोल रहा हूं, ये डिपेंड करता है रिस्क पे, लोन कितने चल रहे हैं, इन चीज़ों पे, लेकिन जनरली इन चीज़ों पे मैं रिस्क लूंगा। तो मैं हो सकता है थोड़ा पैसा इसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालूंगा, ये वो अमाउंट है जो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, खुद के पैसे पे रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। तो जब गोल कम जरूरी है तो आप रिस्क ज्यादा लेके ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे। शुरू की 5 चीजों में आपको हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी कि जो रिस्क ले सकते हैं वो छठे मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल। पहले 5 में हमारे को अपने आप को स्टेबल रखना है। जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो तीसरा स्टेप अपना है इमरजेंसी प्लान वाला। जैसे ही आपका इमरजेंसी प्लान खत्म हो जाए तो जो चौथा स्टेप है रिटायरमेंट, उसको शुरू करने से पहले आप अपने एक्सपेंसिव लोन्स पे ऑफ करने की कोशिश करिए। तो आपका एजुकेशन लोन चलता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। होम लोन चलता रह सकता है, वो सस्ता भी होता है। लेकिन अगर आपने Credit गाड़ी, card है। क्रेडिट कार्ड तो सबसे डेंजरस लोन है, अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे जितना एक्सपेंसिव लोन है उतना पहले पे ऑफ करना है। तो एजुकेशन हो गया, होम लोन हो गया, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने कार लोन लिया हुआ है तो कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, पहले उसको पे ऑफ करने की कोशिश करिए। सबसे पहले इंश्योरेंस, फिर इमरजेंसी, फिर लोन्स पे ऑफ, और फिर इन्वेस्टमेंट हमको शुरू करना है। तो ये ऑर्डर क्रोनोलॉजी सही होना बहुत जरूरी है। अच्छा